Student, today we are going to study your history second chapter न्यू किंग एंड किंगडम। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट के बारे में। ये बेटा मैप है, थोड़ा सा मैप देखेंगे। ये गुर्जर प्रतिहार का क्या क्षेत्र है? गुर्जर प्रतिहार कहाँ से कहाँ तक राज्य करते थे? गुर्जर प्रतिहार, ये जो ब्लू वाला इलाका है, ब्लू वाला ये पूरा, ये गुर्जर प्रतिहार का था। पास बंगाल में शासन करते थे। राष्ट्रकूट का क्षेत्र इधर है। आगे देखते हैं। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रकूटों के बारे में जिन्होंने 7वीं से 10वीं सेंचुरी तक शासन किया। इसके बाद हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ा था। आज हम पाल्स के बारे में पढ़ेंगे जो बंगाल में शासन करते थे। क्लियर हुआ? चलते हैं। द पाल्स एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन बंगाल इन 8th सेंचुरी। कब इन्होंने स्थापित किया था बेटा? 8वीं सदी में। इट्स लास्टेड फॉर अबाउट द 4 सेंचुरीज, और ये लगभग 4 सेंचुरी तक इनका शासन रहा। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द किंग गोपाल। मतलब इस वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक अगर कोई पूछेगा तो आप गोपाल कर देंगे। क्या कर देंगे? गोपाल। क्लियर हुआ? वही फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, गोपाल। और ये कहाँ शासन करते थे? पाल बंगाल। क्लियर हो? दैट एंड हिज कैपिटल वाज पाटलिपुत्र। और इनकी राजधानी क्या थी बेटा? पाटलिपुत्र इन मॉडर्न बिहार। और इसमें कहाँ पे है? इसमें बिहार में। द डायनेस्टी हैड 70 किंग एंड फेमस वंस वेयर धर्मपाल एंड देवपाल। मतलब इस डायनेस्टी में 17 शासक हुए जिनमें धर्मपाल और देवपाल मशहूर हुए। दिस किंगडम इंक्लूड ए पार्ट ऑफ इस किंगडम के तहत असम, बंगाल और बिहार, उड़ीसा आते थे। फिर वह द गुड एडमिनिस्ट्रेटर, दे वेयर गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वेरियस ड्यूरिंग देयर टाइम डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग। Vikramshila University was established by the king of Dharmapal. By king Dharmapal. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? किस वंश के शासक ने? पाल वंश। उसका क्या नाम था? धर्मपाल। क्लियर हुआ बेटा? ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे दिस इज ए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय धर्मपाल। क्लियर हुआ? विच बिकम अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग, जो आगे चल के अध्ययन का केंद्र बना। इट इज अट्रैक्ट द स्टूडेंट इवन फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस यूनिवर्सिटी हैड ए लार्ज एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी। बंगाली लिटरेचर आल्सो ग्रीव अंडर दियर पैट्रोन। मतलब कि इनके अंतर्गत बंगाली साहित्य भी उभरा। ये बेटा क्या है? यह है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। क्या बेटा? ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। क्लियर हो? आगे चलते हैं। पाल्स also received the Buddhism and built a number of monasteries. पालों ने कौन सा धर्म स्वीकार किया बेटा? पाल ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? बुद्धिज्म। and built a number of monasteries. At the same time, they were tolerant towards Hinduism. The powers of the Pals received to blow in the middle of 12th century at the hands of Vijayasena, the founder of Sen dynasty. इस सदी इनकी स्थापना, ये इनका अंत कब हुआ? 12वीं शताब्दी में, और विजयसेन ने किया जो सेन डायनेस्टी का फाउंडर था। हु इज फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी। और सेन डायनेस्टी के लोग शासन कहाँ करते थे? कहाँ करते थे बेटा? सेन डायनेस्टी के लोग शासन कहाँ करते थे? बंगाल में। लक्ष्मण सेन, अनदर रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी, वाज डिफीटेड बाय तुर्किश इन्वेंटर नेम बख्तियार खिलजी। और ये इसका एक शासक और था विजय सेन, लक्ष्मण सेन, जिसे तुर्किश आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने क्या किया?
डिफीट किया। और बेटा इस पर एक नई बात मिलती है कहीं पढ़ने की, जो ये बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। क्यों? क्योंकि इन्हें लगा कोई एक किला है। आगे ट्रिपाइटल स्ट्रगल, ये बेटा मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष का था बहुत। और ये बेटा आप एक शहर का नाम सुनोगे, कन्नौज। क्या बेटा? कन्नौज। कन्नौज जो था ये गंगा यमुना जो दो आप पे था, जो काफ़ी उपजाऊ था और सेंटर में था, जिसपे कब्जा करने के लिए साउथ की तीन शक्तियाँ थी बेटा। गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। ये आपस में कई वर्षों तक लड़ने लगे। तो ये कहानी इसकी, इसमें होता क्या ये देखते हैं इसमें। क्लियर हुआ? देयर आर 3 डायनेस्टी है ऑफ द अर्ली मिडल पीरियड। द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल्स fought with each other to acquire the control over the Kannauj. Kannauj was considered a hub of powers on fertile plain, the northern of the India. It was the important center of trade and agriculture flourished in this area. Thus, it was the matter of prestige of ruling Kannauj. मतलब कि कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड का, व्यापार का, और एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत, खेती बहुत अच्छे से होती थी, बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। इस पे शासन करना एक सम्मान की बात मानी जाती थी। द 3 डायनेस्टी केप्टिंग विथ ईच अदर टू गेन द प्रेस्टिजियस एरियाज, मतलब इस पे कब्जा तीनों लोग करना चाहते थे। एज देयर वेयर डायनेस्टी फाइटिंग ऑल एमंगस्ट अदर, इट्स गॉट नेम ट्रिपाइटल स्ट्रगल। ये तीनों आपस में लड़ते रहे इस क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए, जो त्रिपक्षीय संघर्ष यानी ट्रिपाइटल स्ट्रगल के नाम से जाना गया। सिंस देयर आर्मीज वेयर नियर इक्वल ऑफ कैपेबिलिटीज, देयर वेर नो डिफरेंट विक्ट्रीज, हाउएवर कॉन्सेप्ट द बैटल केप्ट वीकिंग देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि इस पे इनकी कोई इतनी आर्मीज कैपेबल नहीं थी कि इस पर लगातार ये कब्जा बनाए रहे, कभी इनका कभी उनका ऐसा कब्जा बनता रहा। लेकिन इससे क्या नुकसान हुआ कि इनकी आर्थिक शक्ति मतलब कमज़ोर होते गए। दे डिड नॉट रियलाइज दिस इवेंटुअली रूलर फ्रॉम द अदर डायनेस्टी कैप्चर द टेरिटरीज फॉर ऑल 3 डायनेस्टीज प्रेशराइज सिमिलरलीज द रियल पावर पास इनटू हैंड ऑफ चंदेल। और इसी दौरान उनकी वास्तविक शक्ति कहाँ चली गई बेटा? अभी हम देखते हैं, ये बता रहे थे आपसे, चंदेल के हाथ में। चंदेल, चौहान्स, परमार एंड अदर डायनेस्टी ऑल हु कम कंसीडर एज ए राजपूत। क्लियर है बेटा? आगे देखिए, लेटेस्ट चेक में देखते हैं। नेम द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी बताया आप? आगे देखेंगे। हु इज गॉड रिप्रेजेंट ऑफ 3 फॉर्म इन 17th सेंचुरी, मतलब कि हाउ वाज, कैसे क्रिएटर के रूप में उन्हें किया जाता था, प्रिजर्वर के रूप में और डिस्ट्रॉयर के रूप में। वेयर डिड पाल एस्टेब्लिश देयर किंगडम, बंगाल में, आप जानते हैं। हु फाउंडेड है पाल डायनेस्टी, इट इज़ क्लियर, आपका क्लियर है बेटा। ये द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय द किंग धर्मपाल, आप अभी विक्रमशिला का नाम सुनते हैं। द नेम ऑफ 3 डायनेस्टी विच फॉट टू कंट्रोल ओवर कन्नौज, इसके लिए बेटा ट्रिपाइटल स्ट्रगल में गुर्जर प्रतिहार, पाल, ठीक है ना, 3 डायनेस्टीज आपको मिलेंगी। 3 डायनेस्टीज कौन सी हैं? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। द राजपूत वेयर कंसिडर ए सन्स ऑफ रूलर, राजपूतों को राजा का लड़का माना जाता था। दे नोन टू बी अ 2 डिस्टेंस द सन एंड द मून्स, सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजपूत प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन 19th to 12th सेंचुरी। उत्तरी भारत में 9 से 12वीं शताब्दी तक इन लोगों ने, राजपूतों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। दे एस्टेब्लिश मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट, देयर वॉज नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी विच कुड ब्रिंग them together to single unit or empire. Some of prominent Rajput kingdom were चौहान्स कहाँ पे शासन करते थे?
चौहान अजमेर और दिल्ली में। परमार कहाँ करते थे? मारवाड़ी जन्म करते थे। गायकवाड़ और राठौर कहाँ करते थे बेटा? कन्नौज में। सिसोदिया कहाँ करते थे? मेवाड़ में। ये राजपूत शक्तियाँ थी जो शासन करती थी। आगे चौहान्स earlier known as Chamans were the feudal lord during the ruler of Pratihar. They established their kingdom in Ajmer in 11th century and later acquired the control over the Delhi from the Tomars. उसके बाद इन्होंने दिल्ली को किससे लिया? तोमरों से, चौहानों ने, ठीक है ना। एंड शिफ्ट देयर कैपिटल टू दिल्ली। उसके बाद उन्होंने अपनी दिल्ली राजधानी कहाँ बना ली? दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान was the most famous ruler of this dynasty. We get known about his epic poem Prithviraj Raso written by the court poet चंद्र बरदाई। मतलब पृथ्वीराज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसके बारे में हमें जानकारी पृथ्वीराज रासो से मिलती है, जो एक पोएम है, कविता वाली किताब है, जिसे चंद्र बरदाई ने लिखा था। ही फॉट द बैटल ऑफ तराइन नाउ इन हरियाणा विथ मोहम्मद गोरी, जिसने मोहम्मद गोरी के साथ तराइन में युद्ध लड़ा। अब बैटल ऑफ तराइन देखते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन 1191। पृथ्वीराज चौहान यूनाइटेड सम राजपूत किंग टू फेस द मोहम्मद गोरी। अनफॉर्चुनेटली Jaychand, the ruler of Kannauj, did not join this confederation. In the battle, the Gauri was wounded and defeated, which caused his army fell. The second battle of तराइन, मतलब कि पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी थे। इसमें क्या किया था कि उसने राजपूत शक्तियों को इकट्ठा किया और उसके साथ लड़ाई की 1191 में। द सेकेंड वार ऑफ बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट इन 1192। मोहम्मद गोरी अटैक द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान अगेन विद द मोटिव ऑफ द रिवेंज ऑफ एस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर द इंडिया। दिस टाइम ही हैड ऑर्गेनाइज्ड बेटर कैवलरी एंड आर्मीज। मतलब जब सेकेंड टाइम मोहम्मद गोरी ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो एक अच्छी सेना के साथ, घुड़सेना, कैवलरी मतलब घोड़ सवार वाली सेना के साथ, मतलब घोड़े वाली सेना के साथ पे आक्रमण किया। पृथ्वीराज अगेन फॉर्म द कॉन्फेडरेशन, बट दिस टाइम जयचंद इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द बैटल फ्रॉम साइड ऑफ राजपूत ही सेड ही हैव हेल्प द गोरी। मतलब उसने कहा कि जयचंद ने कि हम गोरी की मदद करेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली पृथ्वीराज वाज कैप्चर्ड एंड स्लेन। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान पकड़ा गया और स्लेन हो गया। थ्रू आउट द तुर्किश रूलर मोहम्मद ऑफ गजनी अफगानिस्तान हैड आल्सो अटैक द गुजरात रीजन सर्च ऑफ वेल्थ एंड लूज द बैटल ऑफ तराइन बाय द राजपूत कंसिडर्ड इन द टर्निंग पॉइंट ऑफ द डायनेस्टी ऑफ इंडिया। सुल्तान ऑफ महमूद ऑफ गजनी। अब इसके बाद महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। सुल्तान महमूद वाज गजनी वाज अफगानिस्तान रूल फ्रॉम 997 सेंचुरी टू 1030। मतलब महमूद गजनी अफगानिस्तान पे कब से कब तक शासन किए थे बेटा? 997 से 1030 सेंचुरी तक। महमूद गजनी वाज अटैक द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम। ये बेटा बहुत बार पूछा गया। मतलब महमूद गजनी ने भारत पे कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। और मेनली अटैक था बेटा 1025 में। कितना बेटा? 1025 में। 1025 में इन्होंने कहाँ आक्रमण किया था? ये यहाँ देखो, ये कौन है बेटा? सोमनाथ की। कहाँ पे 1025 में इन्होंने आक्रमण किया था? सोमनाथ पे। नागरकोट, मथुरा, कन्नौज एंड अदर। ही वॉज ऑफ द बिहाफ ऑफ द wealth and gold. India was hidden in the temples and he wanted to wealth to support own kingdom and his army. His repeated successful attacks show how Indian kings were very weak and indefensible. Sultan Mahmud was patron of art and culture and well even those days established a library in his domain. Clear बेटा? तो मतलब कि महमूद गजनी के आक्रमण ने यह क्लियर कर दिया कि
भारत के शासक कितने कमज़ोर हैं, कितने वीक हैं और इनडिफेंसेबल हैं, मतलब अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम के बारे में बेटा अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।